Good afternoon, students, and welcome to Frontier Study. Today we are going to revise two vocabulary words from them. First is hoary. The meaning of this word is having grey or white hair as with age. Second is endurance. Endurance, the meaning of this word is the power to bear difficult situation. Now I request sir to start the class. Thank you. हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, आज आपके लिए मैं कुछ वन वर्ड और मिक्सर लेकर आया हूँ। आप कृपया इसको ध्यान से सुनें, क्योंकि लिखा भी उतना इम्पोर्टेंट है जितना कि मैं बोलता हूँ। इसीलिए ये ऑडियो वीडियो दोनों है। इसलिए ऑडियो वीडियो का कंपाउंड यदि आप ढंग से सुनेंगे ना, तभी आपको समझ में आएगा, अन्यथा कुछ न कुछ कमी रह जाएगी। तो देखिए, शुरू करते हैं। डिस्ट्रॉय कंप्लीटली as if down to the roots, यानी डिस्ट्रॉय इट रूट्स एंड ब्रांचेज। कंप्लीट डिस्ट्रॉय करें तो उसको क्या बोलेंगे? इरेडिकेट। इरेडिकेट वर्ब है। और इरेडिकेशन ऑफ मलेरिया, इरेडिकेशन ऑफ कोरोना वायरस, यानी उसको कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दें। और इरेडिकेशन ऑफ द टोटल फॉरेस्ट और इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी, किसी भी चीज़ का अंत करना हो तो हम चीज वर्ड यूज करते हैं इरेडिकेट। इसलिए अब आपसे मैं एडवाइस करता हूँ कि आप इसको फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों तरफ से बोलें कि इरेडिकेट मीन्स होता है डिस्ट्रॉय कंप्लीटली एज इफ डाउन टू द रूट्स, और फिर आप बोलो कि इरेडिकेट क्या होता है, ऐसे। तो आप वोकेबुलरी सीखने के लिए फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड दोनों करेंगे, तभी आपको वोकेबुलरी समझ में आएगी। नाउ नेक्स्ट है a motion of the limbs or body made to express or help express thought to emphasize speech। यदि आप जो कहना चाहते हैं, आप जो कह रहे हैं उस पर एम्फेसिस करते हैं, तो आप अपने अंगों को भी हिलाते हैं। आप कई बार दूसरों को ही क्यों, आप अपने आप को ही देखें। कभी आप जोर से बोलते हैं, मोबाइल में जब बात करते हैं तो आपका हाथ हिलता है जोर से, अजीब की जो है ना, मुक्का खाने वाला व्यक्ति आपके सामने खड़ा हो, आप मुक्का मारते हैं, जोर से बुलाते हैं, आंखें तराते हैं। तो इस प्रकार की जो आप करते हैं जेस्चर, वो इसलिए करते हैं कि आपका जो स्पीच है उसको आप जो है ना एम्फेसाइज करना चाहते हैं कि मतलब आप जिस प्रकार से हम चलते हैं तो बिना हाथ हिलाए चल नहीं सकते। इसी प्रकार से यदि आप बोल रहे हैं और बोलने के साथ में यदि आपके लिम्स का मूवमेंट भी हो, तो इसका मतलब है कि आप बहुत एक्साइटेड हैं और आप चीज़ को एम्फेसाइज करना चाहते हैं। अब है द ब्रांच ऑफ एस्ट्रोनॉमी दैट डील्स विद द फिजिक्स ऑफ स्टेलर फिनोमिना, यानी स्टेलर फिनोमिना आकाशीय जो पिंड है उनका जो गति है, उनका जो मोशन है, उनका जो भी जहाँ कहीं भी है, और इंटरस्टेलर स्पेसेस है, ये के साथ साथ आप फिजिक्स से संबंधित बातों का भी अध्ययन करते हैं। फिजिक्स में आप जानते ही हैं कि लाइट है, हीट है, इलेक्ट्रिसिटी है, मोशन है, इंजीनियरिंग है, सारा फिजिक्स में आता है। तो इसके साथ यदि दोनों का आप अध्ययन करते हैं तो हम बोलते हैं एस्ट्रोफिजिक्स। तो आपने सुना होगा कि यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में भी डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स एंड एस्ट्रोफिजिक्स के नाम से डिपार्टमेंट है। तो एस्ट्रोफिजिक्स का मतलब एस्ट्रोनॉमी प्लस फिजिक्स, स्टडी ऑफ फिजिक्स। नाउ अब आपसे मैं जानना चाहता हूँ कि देखिए इसका नाम आप बता देते हैं क्या? फर्मेंटेड, रोस्टेड, सेल्ड एंड ग्राउंड कोकोआ सीड्स ऑफन कंबाइंड विद ए स्वीटनर और फ्लेवरिंग एजेंट। इसको क्या बोलते हैं? चॉकलेट। चॉकलेट क्या है? फर्मेंटेड रोस्ट, कोकोआ सीड से बनती है ये, कोकोआ है ना। तो आप इसको ध्यान रखो कि उसका फर्मेंटेशन करते हैं, रोस्टिंग करते हैं, जो उनका जो दाने निकलते हैं उनको ग्राउंड करके, पीस करके, और उनके साथ में फिर आपके साथ में जो है ना कुछ स्वीटनर डालते हैं, कुछ फ्लेवरिंग डालते हैं, ताकि आपको बहुत शानदार लगे और आप चॉकलेट खाते हैं। तो आप कैसा है कि घर का जोगी जोग ना, आन गाँव का सीड। चॉकलेट को तो सीखोगे नहीं और दूसरे शब्दों को सीख लोगे, इसलिए चॉकलेट को भी सीख लेना कि चॉकलेट में किस फ्रूट के सीड आते हैं? कोकोआ सीड्स। अब आ जाइए ओरिजिनेटिंग एंड लिविंग और अकरिंग नेचुरली इन एन एरिया और एनवायरनमेंट। इसका एक ही वातावरण में या एक ही जगह जहाँ पाए जाते हो वहीं के यदि सज्जन हैं, वहीं के कोई प्लांट्स हैं, वहीं के कोई जनसंख्या है, तो हम उसको बोलते हैं इंडिजिनस।
इंडिजिनस का मतलब है कि वहाँ के लोकल हैं, वही प्राकृतिक वातावरण के वासिंदे हैं, तो हम उनको बोलते हैं इंडिजिनस। नाउ मैं आज आपको एक शब्द से परिचय कराना चाहता हूँ, वो बड़ा इम्पोर्टेंट शब्द है कि वो है पालिम, पालिमसेस्ट। अब इसमें पी नहीं बोला जाएगा, पालिमसेस्ट। अब पालिमसेस्ट होता क्या है, इसके साथ ही मैं आपको कॉन्टिनेंटल शेल्फ का जो है ना उसके साथ में मैं परिचय कराना चाहता हूँ। इसलिए पहले इसको बताना चाहूँगा कि पालिमसेस्ट क्या होता है। पालिमसेस्ट पुराने टाइम में जब कागज नहीं था तो उस समय काय पर लिखा जाता था, स्किन पर लिखा जाता था, और स्किन पर लिख करके और फिर उस पर मिटा करके दूसरी बार लिखा जाता। यानी यदि आपको जो है ना इकोनॉमी बरतनी हो और कोई हानि नहीं हो किसी प्रकार की टेक्स्ट की, तो आप उसी स्किन को थोड़ा सा साफ करके रब करके वापस उस पर दूसरा लिख सकते थे। तो ऐसी चीज़ों को जो एक बार आपने लिख लिया और उसी पर आप वापस लिखते हैं तो उसको हम बोलते हैं पालिमसेस्ट। तो पालिमसेस्ट का जैसे कि आपने स्किन पर लिख दिया और उसको मिटा करके दूसरा लिख दिया, तो अब मिटा करके लिख दिया, परंतु आप ये मान के चलो कि मिटा हुआ भी पढ़ा जा सकता है। यानी मिटा हुआ से आइडिया हो जाता है कि ये इस पर पहले ये लिखा हुआ था। तो आज के तकनीक में अल्ट्रा वायलेट से ये भी पढ़ा जा सकता है कि पूर्व में क्या लिखा हुआ था, जो अब ये इसके ऊपर लिखा हुआ है उसके नीचे जो मिटाया हुआ है, रब किया हुआ है, जो धुंधला हो गया है, उसको भी आप पढ़ सकते हैं। यानी पढ़ने किससे पढ़ेंगे, तकनीक अल्ट्रा वायलेट लाइट से आप पढ़ सकते हैं। तो मैं इसको पालिमसेस्ट को बताने के पीछे मेरा उद्देश्य यह है कि हर कॉन्टिनेंट के जो महाद्वीप है उसको समुद्र से जुड़ा हुआ है, और समुद्र में जुड़ते हुए आप देखते हैं कि पहले समुद्र का कोस्टल किनारा आता है, एकदम समुद्र का किनारा आता है, फिर धीरे धीरे समुद्र जो है थोड़ा गहरा होता जाता है, फिर एक जगह ऐसी आती है कि समुद्र पर जिस प्रकार से कि कोई चबूतरा बना हुआ हो, और चबूतरा का जो ढलान है वो सी की तरफ होता है। जिस प्रकार से आप कोई मान लो बावड़ी में उतर रहे हो, तो बावड़ी में उतर रहे हो तो पहले तो धीरे धीरे उतरोगे, और फिर आप ऐसे मानो कि एक चौकी पर उतर गए हो, करीब मान लो 60-65 किलोमीटर विड्थ की चौकी, परंतु उसका थोड़ा बहुत तो ढाल होगा, करीब समझ लिए 0.1 डिग्री का होगा, 1 डिग्री का ढाल होगा, वो किसकी तरफ होगा, समुद्र की तरफ। और उस ढाल के बाद में 65 किलोमीटर चलने के बाद में एकदम से जो है ओशिनिक डेप्थ आती है, कॉन्टिनेंटल स्लोप बोलते हैं उसको, यानी एकदम से आप समुद्र में गहरे उतरते हैं। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो समुद्र की सतह है और एकदम कॉन्टिनेंटल जो है डेप्थ है, कॉन्टिनेंटल स्लोप है, उसके बीच में जो प्लेटफार्म है वो प्लेटफार्म झुकता हुआ तो समुद्र की तरफ है, परंतु वो काफी लंबा चौड़ा होता है, तो उसको हम बोलते हैं कॉन्टिनेंटल शेल्फ। जिस प्रकार से कि आप अलमारी में अपनी शेल्फ बनाते हैं जिस पर चीजें रख सकते हैं, इसी तरह से समुद्र में थोड़ी सी गहराई पर वो शेल्फ होता है, कॉन्टिनेंटल शेल्फ, और वो बायोटिक एक्टिविटी के लिए, जीव जंतुओं की एक्टिविटी के लिए, या मेराइन लाइफ का बिल्कुल एक शानदार नमूना है। बहुत ही मतलब पूरा जो है ना ओशिनिक लाइफ या मेराइन लाइफ का स्टडी का भी बहुत अच्छा क्षेत्र है, क्योंकि वहाँ पर पूरी सूर्य की लाइट जाती है। सो सूर्य की लाइट जाने के कारण पानी भी फ्रेश भी है और सैलिनिटी भी है, तो दोनों में न्यूट्रिएंट्स भी अच्छे होते हैं। इसके कारण जो है ना बोलते हैं कि फाइटोप्लैंक्टन और दूसरे जो मेराइन एनिमल्स है उनकी बहुत बहुतायत होती है। ये तो होती है, परंतु मैं पालिमसेस्ट बताने के लिए आपको यह बताना चाहता हूं कि जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ है उसका जो फॉर्मेशन है, उसका जो सेडिमेंटेशन है, उसका जो समय अनुसार उसका जो डिपोजिशन होता रहा है, वो ये भी बताएगा कि ये जो पृथ्वी की बनावटी किन किन स्तरों से गुजरी है, किस किस एज में क्या क्या इसमें उथल पुथल हुई है, क्या डिपोजिशन, क्या सेडिमेंटेशन, क्या रॉक्स, और क्या किस तरह का जो है ना जो स्ट्राटा है, वो हमको बताएगा कि यह पृथ्वी की हलचल कब कब कैसे कैसे हुई
और वास्तव में जो है पृथ्वी की एज भी निकाली जा सकती है। तो इसके कारण मैं आज आपको इन जो 4-5 और ये जो ईडियम्स हैं, इससे ज़्यादा टाइम मैंने पालिम्सेस्ट पर दिया है और कॉन्टिनेंटल शेल्फ को मैंने अध्ययन करने के लिए आपको बताया है। तो आपसे मैं आशा करता हूं कि आप कॉन्टिनेंटल शेल्फ का अध्ययन करिए, और यदि आपको थोड़ा बहुत भी कोई डाउट हो या आप चाहते हैं कि थोड़ा और एक्सप्लेन किया जाए तो आप कमेंट्स में लिखिए, मैं सहर्ष आपको बताऊंगा। और आज के लिए इतना ही, कल फिर आपके लिए कोई नई चीज़ लेकर आऊँगा, तब तक आप मेरा इंतज़ार करिए।